इस सेशन में हम विधायिका से संबंधित कुछ बातों की चर्चा करेंगे। हम सभी जानते हैं कि सरकार के प्रमुख 3 अंगों में विधायिका जो है एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। यह कहे कि प्रथम अंग है जिसका मुख्य कार्य व्यवस्थापन या कानून निर्माण का है। मुख्य रूप से लेजिस्लेचर संसार का सर्वे करने के पश्चात आप पाएंगे ये 2 प्रकार की पाई जाती है। कहीं ये एक सदनात्मक है, जैसे एग्जाम्पल चीन में है, इससे पहले कुछ और कम्युनिस्ट कंट्रीज़ में था, या भारत के बहुत सारे राज्यों में है, जैसे राजस्थान में है, एक सदनात्मक विधायक है। दूसरी प्रकार की जो व्यवस्थापिका है वो द्विसदनात्मक है। संसार के अधिकतर देशों में ये द्विसदनात्मक संगठन के रूप में पाई जाती है और ये विभिन्न नामों से जानी जाती है। जैसे ब्रिटेन, भारत में संसद के नाम से जानी जाती है, जिससे अमेरिका में इसे कांग्रेस कहते हैं, स्विट्ज़रलैंड में इसे संघीय विधायिका कहते हैं। इसके अतिरिक्त जापान में इसे डाइट के नाम से जाना जाता है। अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, परंतु इनका मुख्य कार्य जो है वो व्यवस्थापन या विधि निर्माण है। इसकी रचना पर दृष्टि डालें तो हम देखेंगे कि इसका गठन मुख्य रूप से 4 प्रकार के लोगों से किया जाता है। पहले प्रकार के वो लोग हैं, सदस्य होते हैं इनके, वो आनुवांशिक होते हैं, हेरिडिटरी होते हैं, वंशानुगत होते हैं। जैसा कि ब्रिटेन के उच्च सदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स में देखने को मिलेगा, आज भी वहाँ पर बहुत सारे लोग उनके सदस्य हैं जो पीयर्स कहलाते हैं, वो आनुवांशिक हैं। दूसरी प्रकार के सदस्य मुख्य रूप से मनोनीत होते हैं, जैसा कि कुछ एग्जाम्पल भारत के संदर्भ में देखने को मिल सकता है। ये राष्ट्रपति के द्वारा उच्च सदन राज्यसभा में 12 सदस्य का मनोनयन किया जाता है। उसी प्रकार लोकसभा में यदि राष्ट्रपति को ये प्रतीत होता है कि एंग्लो इंडियन सदस्य का अभाव है, कमी है, तो उस 2 सदस्य का मनोनयन किया जा सकता है। उसी तरह राज्यों में जो है, राज्यों के उच्च सदन विधान परिषद में राज्यपाल के द्वारा 1/6 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। सबसे प्रमुख भाग जो उसकी रचना का है, जिस प्रकार के सदस्य होते हैं, वो प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य होते हैं। लगभग सभी देशों में जहाँ कहीं भी द्वितीय 2 सदन है, वहाँ पर आप पाएंगे कि जो निम्न सदन है या प्रथम सदन है, उसमें अधिकतर संख्या उन सदस्यों की होती है जो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। जैसे ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स, जैसे भारत के लोकसभा, अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, सभी जगह जो है अधिकतर संख्या उन सदस्यों की है जो प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं। एक और प्रकार के सदस्य हैं जिसे अप्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य कहते हैं। जहाँ कहीं भी द्विसदनात्मक व्यवस्था है और वहाँ संघीय व्यवस्था है, तो हम ये पाते हैं कि संघीय व्यवस्था में जो दूसरा सदन है वो संघ का प्रतिनिधित्व करता हुआ दिखाई देता है, और संघ का प्रतिनिधित्व संघ के में जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, वो राज्य जो है कि अधिकतर जगह राज्य के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से
उच्च सदन के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। जैसे सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल भारत का है। भारत में राज्यसभा के में कितने सदन किस राज्य को होंगे इसका आवंटन कर दिया गया, और उन सदस्यों का निर्वाचन राज्य के विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है, जो विधानसभा के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं। इस प्रकार राज्यसभा के सदस्य राज्य के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। तो ये मुख्य रूप से ये 4 प्रकार के सदस्य जो है वो व्यवस्थापिका में पाए जाते हैं। अब हम व्यवस्थापिका के कार्य पर दृष्टि डालें, जो सबसे महत्वपूर्ण है। व्यवस्थापिका मुख्य रूप से जो कार्य करती है वो विधान निर्माण का कार्य। एकात्मक व्यवस्था जहाँ है वहाँ सभी विषयों पर, और जहाँ संघात्मक व्यवस्था है वहाँ संविधान के द्वारा निर्धारित विषयों पर कानून बनाने का कार्य व्यवस्थापिका को दिया गया है। कानून, किसी भी विषय पर जब कानून बनाए जाते हैं तो उसके लिए सबसे पहले एक मसौदा तैयार किया जाता है जिसको कहते हैं विधेयक। जहाँ संसदीय व्यवस्था है वहाँ मोर देन 95% जो विधेयक होते हैं वो सरकार के द्वारा ही प्रस्तुत किए जाते हैं, और जो अन्य कुछ परसेंटेज जो व्यक्तिगत बिल होते हैं, निजी बिल होते हैं, निजी विधेयक होते हैं, वह भी तभी प्रस्तुत किए जाते हैं जब उसे जो है सरकार का समर्थन मिल गया होता है। तो इस प्रकार से संसदीय व्यवस्था में विधेयक प्रस्तुत करने का काम मुख्य रूप से सरकार और सरकार के समर्थन के द्वारा ही किया जाता है। जबकि जहाँ अध्यक्षीय व्यवस्था है वहाँ पर जो है अधिकतर संख्या या लगभग संख्या जो है वो निजी विधेयकों की। तो जो मसौदा तैयार किया जाता है, जिस पर कानून बनाया जाता है, वह विधेयक होता है। उससे किसी न किसी सदस्य के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यदि सरकार के द्वारा प्रस्तुत करना है तो ट्रेजरी बेंच के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, और यदि निजी विधेयक है तो अध्यक्ष की अनुमति से उसको प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तुत करने के पश्चात हर जगह ये परंपरा है कि विधेयक पर 3 वाचन होते हैं, 3 बार उस पर चर्चाएं होती हैं, और इस मध्य में वो एक बार कमेटी को भी भेजी जाती है, समिति को भेजी जाती है। उस समिति के रिकमेंडेशन के साथ जो है फिर से उस पर चर्चा की जाती है। कुल मिलाकर के हर विधेयक पर 3 बार वाचन होने के पश्चात उस सदन में उस विधेयक पर मत विभाजन होता है, और मत विभाजन के पश्चात यदि उसके पक्ष में अधिक मत है तो उसे पारित घोषित कर दिया जाता है, और यदि उसे बहुमत नहीं मिला है तो उसे रद्द कर दिया जाता है। एक सदन में यदि पारित हो गया विधेयक तो उसे दूसरे सदन में भेजा जाता है, और दूसरा सदन भी जो है यदि उसी रूप में उसे पारित कर देता है तो वो जो है राष्ट्राध्यक्ष के पास स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि यदि 2 सदन है और दोनों सदनों में यदि किसी विधेयक को लेकर के मतभेद है तो क्या प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। कई देशों में, जैसे अमेरिका है, एग्जाम्पल के तौर पर लें, यदि वहाँ पर एक सदन में प्रस्तुत विधेयक के साथ दूसरा सदन यदि सहमत नहीं है तो फिर वहाँ जो है दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति बनाई जाती है, और संयुक्त समिति के रिकमेंडेशन पर जो है उस विवाद को सुलझाने का कार्य किया जाता है। ब्रिटेन में व्यवस्था है कि यदि निम्न सदन के द्वारा कोई विधेयक पारित किया गया है और यदि उसे उच्च सदन असहमत है, और यदि उसी रूप में दूसरे बार बैठक होने पर यदि दूसरी बार भी उसे उसी रूप में पारित कर दिया जाता है तो फिर तो उच्च सदन की सहमति की आवश्यकता नहीं होती। भारत में थोड़ी सी एक अलग प्रक्रिया अपनाई गई है। भारत में यदि दोनों सदनों में किसी विधेयक को लेकर मतभेद हो तो 108 अनुच्छेद के अंतर्गत संयुक्त बैठक की व्यवस्था है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है, जिसकी अध्यक्षता निम्न सदन का स्पीकर करता है। और जब ऐसी व्यवस्था होती है तो निश्चित रूप से चूँकि निम्न सदन की संख्या अधिक है, संख्या बल अधिक है, इसलिए यहाँ पर जो है निम्न सदन को वरीयता मिल जाती है, और इस प्रकार संयुक्त सदन में उस विधेयक को पारित कराया जाता है। तो विधान के संदर्भ में यदि द्विसदनात्मक व्यवस्था है और यदि इसमें मतभेद होता है
किसी भी विधेयक को लेकर के, तो उसे पारित कराने की विधियां अपनाई जाती हैं। तो पहला कार्य विधि निर्माण का कार्य है। दूसरा है संशोधन। जहाँ कहीं अधिकतर ब्रिटेन को छोड़कर संसार में अन्य देशों में जो व्यवस्था है वो लिखित संविधान की व्यवस्था है, और जहाँ कहीं भी लिखित संविधान की व्यवस्था है वहाँ संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया को उसमें सम्मिलित किया जाता है। तो संशोधन करने की जो प्रक्रिया है, संशोधन करने के जो अधिकार है, वो मूल रूप से विधायिका के पास है। लगभग हर देश में जहाँ एक सदनात्मक, वहाँ एक सदन के द्वारा संशोधन को अनुमोदित किया जाता है, और यहाँ दो सदन है, वहाँ दोनों सदनों से अलग अलग जो है संशोधन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाना आवश्यक है। ठीक वैसा ही कार्य यहाँ पर होता है, परंतु एक विधि निर्माण, सामान्य विधि निर्माण से एक भिन्नता है कि अधिकतर देशों में संशोधन के संदर्भ में जो है संयुक्त बैठक बुलाए जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। यदि किसी संशोधन पर एक सदन पारित कर देता है, दूसरा सदन असहमत है, तो उसे रद्द कर दिया जाता है। तो मुख्य रूप से ये दूसरा जो कार्य है वो संशोधन का कार्य है। तीसरा कार्य जो विधायिका के पास है वो वित्त पर नियंत्रण। हम सभी जानते हैं कि वित्त पर नियंत्रण अमेरिका के उस आंदोलन से निकला है, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, बिना प्रतिनिधित्व के टैक्स नहीं। कहने का मतलब है कि जनता से पैसा वसूलने के लिए चाहे कोई भी माध्यम हो, जनता के प्रतिनिधियों की सहमति आवश्यक है। इसलिए उस सिद्धांत को चरितार्थ करते हुए लगभग हर देश में उस देश के संसाधन पर उस देश के उन सदन का अधिकार होता है जो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हो, या दूसरे शब्दों में कहें कि जो सदन पूरे देश की जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा होता है। इसीलिए राष्ट्रीय कोष से न तो एक पैसा बिना विधायिका के सहमति के निकाला जा सकता है और ना उसमें जोड़ा जा सकता है। पूरे देश के जो राष्ट्रीय कोष है उस पर जो है विधायिका का नियंत्रण होता है। यदि उसमें से कुछ कार्यपालिका को खर्च करना है या आमदनी करनी है, कर वसूलना है, तो निश्चित रूप से उसमें विधायिका की सहमति की आवश्यकता होती है, स्वीकृति की आवश्यकता होती है। और ये प्रत्येक देश में ये स्वीकृति बजट के माध्यम से दी जाती है। इसीलिए हर देश में प्रत्येक वर्ष बजट प्रस्तुत कर पारित कराने की आवश्यकता पड़ती है। बजट पर जो नियंत्रण है वो मुख्य रूप से विधायिका का है। विधायिका जिस रूप में बजट स्वीकार करती है उसी रूप में कार्यपालिका को अपने वित्त का प्रबंधन करना होता है। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जो अधिकार व्यवस्थापिका के पास है वह है जो है वित्त पर नियंत्रण। अगला जो कार्य है वो कार्यपालिका पर नियंत्रण। संसदीय व्यवस्था में तो कार्यपालिका विधायिका से ही निकलती है। निम्न सदन के बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री पद पर आमंत्रित किया जाता है, और वह उसके बाद वो अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों का चुनाव करता है। मंत्रिमंडल के सदस्य भी वही हो सकते हैं जो विधायिका के सदस्य हैं, और विधायिका जो है वो कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। कहने का अर्थ है कि विधायिका जब चाहे कार्यपालिका को उसके पद से हटा सकती है, और उसके लिए उसे नो कॉन्फिडेंस मोशन या अविश्वास प्रस्ताव पारित करना होता है। लेकिन अध्यक्षीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका पर इस प्रकार का नियंत्रण नहीं है। जैसे एग्जाम्पल अमेरिका है। अमेरिका में कार्यपालिका पर या वहाँ के राष्ट्रपति पर विधायिका का इस प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी दो प्रमुख नियंत्रण जो कार्यपालिका पर लगाए गए हैं वो नियंत्रण मुख्य रूप से वहाँ के उच्च सदन यानी सीनेट को दिए गए। ये दो नियंत्रण क्या है? कार्यपालिका को जो है नियुक्ति का अधिकार है। वो अमेरिका के विभिन्न प्रशासनिक पदों पर, विभिन्न न्यायिक पदों पर जो है विभिन्न जो है नागरिक प्रशासन के विभिन्न पदों पर, या सैन्य संगठन के विभिन्न पदों पर, या विदेश मंत्रालय के विभिन्न पदों पर जो है बड़ी संख्या में नियुक्ति करता है। परंतु ये सारी नियुक्तियां तभी प्रभावी होती हैं जब इसका अनुमोदन वहाँ के सीनेट के द्वारा कर दिया जाता है।
दूसरी चीज़ कि राष्ट्रपति को दूसरे देश के साथ किसी प्रकार का समझौता करने का अधिकार है, विदेश नीति को संचालित करने का अधिकार है, लेकिन विदेशों से किए गए समझौते देश तभी प्रभावी होंगे या देश उसका भाग तभी बनेगा, हिस्सा तभी बनेगा जब उसका अनुमोदन भी उच्च सदन यानी सीनेट के द्वारा कर दिया गया हो। तो इस प्रकार से कार्यपालिका या राष्ट्रपति पर जो है उसकी नियुक्ति के अधिकार पर और उसके विदेशों से समझौते करने पर के अधिकार पर एक प्रभावी नियंत्रण विधायिका के द्वारा रखा गया है। तो कार्यपालिका पर नियंत्रण दोनों ही व्यवस्था में विधायिका के द्वारा रखा जाता है। और कार्य न्यायिक कार्य, निश्चित रूप से न्यायपालिका के सदस्यों की नियुक्ति जो है वो कार्यपालिका के द्वारा की जाती है, परंतु न्यायपालिका के मुख्य रूप से न्यायपालिका के जो अपीलीय अधिकार है उसके क्षेत्रों में बढ़ोतरी या कमी करने का अधिकार व्यवस्थापिका के पास है। व्यवस्थापिका ही उसके वेतन भत्ते या अन्य सुविधाओं के संबंध में जो है कानून के द्वारा निर्धारण करता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि विधायिका के पास बहुत सारे न्यायिक कार्य भी हैं। इसके अलावा एक कार्य जो है विधायिका के पास लगभग हर देशों में पाया जाता है, वह है निर्वाचन संबंधी अधिकार, निर्वाचन संबंधी कार्य। जैसे दो एग्जाम्पल यहाँ पर हम देंगे। एक तो भारत में जो विधायिका के सदस्य होते हैं, चाहे वो केंद्र में संसद हो या राज्य में विधायिका हो, विधायिका के सदस्य मिलकर के ही हमारे यहाँ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। जब भी कभी जो है ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है, जब भी चुनाव का अवसर उत्पन्न होता है, 5 साल हमारे यहाँ राष्ट्रपति का कार्यकाल है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल है, 5 साल जब भी उनका पूर्ण होता है और जो है उनके चुनाव के अवसर प्रस्तुत होता है, तब ये अपने निर्वाचन संबंधी कार्य को अंजाम देते हैं। ठीक इसी तरह अमेरिका में भी जो है प्रत्यक्ष रूप से तो विधायिका की भूमिका नहीं है, लेकिन यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों के संदर्भ में यदि 2 कैंडिडेट को बराबर बराबर मत मिलते हैं, तब राष्ट्रपति के संदर्भ में यह अधिकार प्रतिनिधि सदन को मिलता है और उपराष्ट्रपति के संदर्भ में यह अधिकार सीनेट को चला जाता है। ठीक इसी तरह जो है स्विट्ज़रलैंड में कार्यपालिका का चयन ही जो है वो विधायिका के द्वारा किया जाता है। एक और काम है विभिन्न समितियों और आयोगों की रिपोर्ट पर चर्चा। कार्यपालिका के द्वारा देश के विभिन्न जो है विषयों या समस्याओं से संबंधित आयोगों का गठन किया जाता है और उनसे अपेक्षा की जाती है कि आयोग समय समय पर अपने रिपोर्ट को प्रस्तुत करे और ये रिपोर्ट पर चर्चा करने का और उस पर जो है टीका टिप्पणी करने का अधिकार जो है वो विधायिका के पास है। विधायक के इन उक्त कार्यों के अतिरिक्त 2 महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं। विधायिका को कहा जाता है कि इट इज़ अ प्लेटफॉर्म वेयर पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्सप्रेस द नीड्स द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल, या देश की आकांक्षाओं, देश की इच्छाओं को अभिव्यक्ति देने का यदि कोई माध्यम है तो वह है विधायिका। विधायिका में देश के कोने कोने से निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और देश के कोने कोने में लोगों की क्या इच्छाएं हैं, क्या आवश्यकताएं हैं, क्या आकांक्षाएं हैं, इस सभी को प्रकट करने का जो है अवसर उन्हें मिलता है। तो इस प्रकार से विधायिका जो है राष्ट्र के इच्छाओं या राष्ट्र के समस्याओं पर विचार विमर्श का एक साधन है। और इस अंतिम रूप में ये जो सदन है, ये जो संस्था है, ये नीति निर्माण का कार्य करती है। कोई भी नीति हो, नीतियाँ बनाने का काम कार्यपालिका का होता है, लेकिन कार्यपालिका को प्रत्येक प्रकार की नीति बनाने से पूर्व उससे जो है विधायिका के पटल पर रखना होता है और विधायिका की स्वीकृति आवश्यक होती है। और विधायिका जो है उन नीतियों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करके देश के संपूर्ण नागरिकों को जो है जागृत करने या जो है राजनीतिक रूप से प्रशिक्षित करने का कार्य करता है। और यही वो संस्था है जो वास्तव में जो है प्रजातंत्र को जीवित अनुभव करने का साधन बनती है।
और प्रजातंत्र के जीवित होने का प्रमाण देती है। इस तरह से व्यवस्थापिका एक बहुत ही महत्वपूर्ण सदन है और वो बहुत ही महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन करती है। आज इतना ही, बाकी अगले क्लास में।